नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। गुप्त वंश की उत्पत्ति और उसकी स्थापना का अध्ययन करते हुए गुप्त शासकों के अंतर्गत अब तक हम श्री गुप्त, जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त की चर्चा कर चुके हैं। अपने उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त वंश के एक अन्य महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आपको बता दूं कि विक्रमादित्य का मतलब होता है पराक्रम का सूर्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आगे कुछ जाने उससे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, जिसके लेखक हैं विशाख दत्त। इस नाटक से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश के सिंहासन पर रामगुप्त बैठा। यह शकों से पराजित हो गया था तथा उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने को तैयार हो गया था। अतः उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और रामगुप्त को मारकर ध्रुव देवी से विवाह किया और गुप्त वंश के सिंहासन पर बैठा। तो यह कहानी एक नाटक देवी चंद्रगुप्तम, जिसके लेखक विशाख दत्त थे, इसके माध्यम से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश के सिंहासन पर रामगुप्त बैठे और उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त वंश के सिंहासन पर बैठे। इनके बारे में आगे जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने राज्य को सुदृढ़ किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जहां एक तरफ नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नाग से स्वयं विवाह किया, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह उसने वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया। प्रभावती गुप्त यह वही हैं जिन्होंने पूना अभिलेख लिखा था और उसमें गुप्त वंश से संबंधित अनेकों जानकारियां दी हैं, जिसमें से एक जानकारी यह है कि गुप्त वंश के पहले राजा श्रीगुप्त नहीं बल्कि घटोत्कच हैं। वह एक अलग बात है। आज हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, तो उसके कुछ समय बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो गई और अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य की राजधानी उज्जैन पर भी गुप्त वंश का नियंत्रण हो गया। आपको मैं बता दूं कि उज्जैन गुप्त वंश की दूसरी राजधानी थी। तो आप सब में से किसी को याद है कि गुप्त वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देना चाहूँगा कि गुप्त वंश की पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। आपको याद होगा, गुप्त वंश का अध्ययन करते हुए अपने शुरुआती वीडियो में हमने बात की थी कि गुप्त वंश का आरंभिक शासन वर्तमान बिहार और उत्तर प्रदेश था और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो पहली राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उज्जैन बनी। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि वाकाटक वंश की मदद से ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था और इसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। मुझे आशा है कि आप में से अधिकांश लोगों ने कुतुब मीनार के पास मेहरौली के लौह स्तंभ की चर्चा तो सुनी होगी या देखा भी होगा। वह लौह स्तंभ भी चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित है और यह रुद्र सिंह तृतीय की विजय के उपलक्ष्य में या उसकी याद में
बनवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत शंकु, कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह जैसे विद्वान शामिल थे। इसी के साथ आप सबको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि गुप्त वंश के शासक मुख्य रूप से वैष्णव धर्म को मानने वाले थे और भागवत कहीं ना कहीं वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए परम भागवत शब्द का भी प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना राज्य वर्तमान गुजरात और कठियावाड़ तक बढ़ाया था। और आप सबको तो पता ही होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीनी यात्री फाहियान स्थल मार्ग से भारत आया था। क्या आप में से कोई बता सकता है कि फाहियान स्थल मार्ग से तो भारत आया था, लेकिन क्या स्थल मार्ग से ही वापस चीन गया था? बिल्कुल नहीं। फाहियान जहाँ स्थल मार्ग से भारत आया, वहीं जल मार्ग से चीन वापस गया था, जिस दौरान जाते समय अनेकों ग्रंथ पानी में डूब गए थे। लेकिन फिर भी वापस जाकर फाहियान ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, जिसे फॉ क्यूकी के नाम से जाना जाता है। और उस ग्रंथ में फाहियान ने भारत के लिए थिंतु शब्द का प्रयोग किया था। आपको बता दूं कि फाहियान ने अपने इस ग्रंथ में किसी भी गुप्त शासक का नाम नहीं लिखा है। इन्होंने बताया है कि इनके समय में जब फाहियान भारत आए थे, उस समय कपिलवस्तु, कुशीनगर और श्रावस्ती जैसे नगर उजड़ चुके थे। अस्पृश्यता भारत में मौजूद थी। दंड विधान बहुत नरम था। लोग मांस, लहसुन, प्याज और मदिरा का सेवन नहीं करते थे। फाहियान ने बताया है कि मध्य भारत के लोगों का जीवन सुखमय था। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि इस समय समाज में चंडाल मौजूद थे। चंडाल एक तरह से अस्पर्श जाति के लोगों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। इसी के साथ फाहियान ने बताया कि विनिमय के रूप में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। इसका मतलब था कि जिस समय फाहियान आए थे, उस समय भारत में मुद्रा व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी। यहाँ इस स्लाइड में वही सब बताया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आए थे स्थल मार्ग से, लेकिन वापस समुद्री मार्ग से गए थे। वह भारत में यात्रा के दौरान 6 वर्षों तक तो उन्होंने भ्रमण किया, 6 वर्षों तक अध्ययन किया और 3 वर्ष संस्कृत भाषा के अध्ययन में बिताए। चीन लौटकर उन्होंने अपना यात्रा वृतांत लिखा था, जिसका नाम था फॉ क्यूकी। अंततः आप सबको पता होना चाहिए कि अगर आप सबसे कोई पूछे कि बताओ चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, तो आप सब बता सकते हो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें जानकारी अभिलेखों, सिक्कों और सबसे महत्वपूर्ण चीनी यात्री फाहियान के वृतांत फॉ क्यूकी से प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम दत्त देवी था। इसने उत्तरपथ और आवंती राज्य को समाप्त कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब है पराक्रम का सूर्य। और वहीं शकों को पराजित करने के कारण ही चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे देवगुप्त, देवराज और देवश्री। चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए प्रयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। तो यह थी चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित, या कहें चंद्रगुप्त द्वितीय के जीवन से, उसके शासनकाल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।